नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 की बायोलॉजी चल रही थी, इसके अंतर्गत हमारा चैप्टर नंबर 7 चल रहा था, जिसमें कुछ आपके लेक्चर बच गए थे, जिसे मैं अब कराने वाला हूं। ठीक, बीच में कुछ क्लासेस आपको नहीं मिल पाई, उसका रीज़न बस यही था कि मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का नोट्स बना रहा था। और अगर आप लोगों को चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का नोट, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप लोग मुझे मैसेज कर लेना। बहुत ही मिनिमम कॉस्ट है, जिसके अंतर्गत आप लोगों को बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के सभी चैप्टर के नोट्स दिए जाएंगे क्लास 12 के। और साथ ही में जो एग्जाम से पहले ही आपको क्या दिया जाएगा मैं आपको बताना चाहता हूँ, आईएमपी क्वेश्चंस, यानी कि नोट्स प्लस में आपको क्या मिलेंगे वहाँ पर आईएमपी क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। सभी चीज़ें वहाँ पर आपको मिलेंगी पीडीएफ के फॉर्म में, हैंड रिटन पीडीएफ के फॉर्म में, इसी प्रकार से जिस प्रकार से मैंने नोट्स आपको बनाया है। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बायोलॉजी का जो नोट्स है आपको बिल्कुल फ्री में हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलता है। और बायोलॉजी के जो क्लास 12 की बायोलॉजी, इसके अंतर्गत हम लोग के 7 चैप्टर के नोट्स अपलोड हो चुके हैं। तो अगर आपने उसे नहीं देखा तो उसे आप लोग जाकर के जरूर देख लेना। और अगर आप लोग हमारे ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग मैसेज कर लीजिएगा, जिसके अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप ग्रुप में ज्वाइन होंगे। और ग्रुप में आप लोगों को बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के सभी चैप्टर के नोट्स मिलेंगे। फीस बहुत ही मिनिमम है, पूरे यूट्यूब पर सबसे कम फीस में मैं सारी चीज़ें आपको दे रहा हूँ। ठीक, तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, आप लोग वहाँ से मैसेज कर लेना। तो क्लास 12 की बायोलॉजी में जो हमारा चैप्टर नंबर था वो विकास चैप्टर चल रहा था, जो आपका चैप्टर नंबर 7 होता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो आपका चैप्टर नंबर 7 है, ये आपका यूपी बोर्ड से हटा हुआ है। तो यूपी बोर्ड अगर आप लोग चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, अन्यथा आप लोग इसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये जो आपका लेक्चर होने वाला है ये आपके कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट, अगर नीट वगैरह में तो ये चैप्टर आएगा ही, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो आप लोग छोड़ सकते हैं। ये चैप्टर नंबर 7 आपका कह सकते हैं कि यूपी बोर्ड से हटा हुआ है, बाकी बिहार बोर्ड और बाकी भी जितने बोर्ड हैं उन सभी बोर्ड में ये है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आपका लेक्चर नंबर आज का 6 होने वाला है, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे विकास में जो आपका कह सकते हैं कि जो आपका जैव विकास पर जो सिद्धांत हम लोग पढ़ रहे थे। तो जैव विकास के सिद्धांत में हम लोगों ने पहला सिद्धांत पढ़ लिया था, जो आपका था लैमार्कवाद। अब हम लोग पढ़ेंगे डार्विनवाद के बारे में। तो डार्विनवाद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्धांत है आपका विकास के बारे में, जैव विकास के बारे में। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे इसमें, ये चीज़ आप देख लीजिए कि जैव विकास पर दिया गया दूसरा सिद्धांत क्या कहलाता है, आपका डार्विनवाद कहलाता है। इसके मुख्य बिंदु हैं। अब इसके मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसके मुख्य बिंदु आपके टोटल 5 होते हैं, जिनमें से पहला आपका जो मुख्य बिंदु है वह है आपका अतिजनन। तो ये अतिजनन क्या होता है, इसको हम लोग पूरी तरीके से समझते हैं। तो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रत्येक जाति संतान की उत्पत्ति करती है। ठीक, अब पृथ्वी पर रहने वाले बहुत सारे जातियाँ पाई जाती हैं पृथ्वी पर। तो सभी जातियाँ जो होती हैं, जो भी अपने संतान को उत्पन्न करती हैं, वो इसी के कारण उत्पन्न करती हैं ताकि अपनी पृथ्वी पर वह अपने अस्तित्व को बनाए रख सकें। अगर वो संतान को उत्पत्ति नहीं करेंगे और संतान को उत्पन्न नहीं करेंगे तो क्या होगा, कुछ समय के पश्चात वो विलुप्त हो जाएंगे। लेकिन जो भी जाति अपने संतान की उत्पत्ति करती हैं लगातार, वो क्या करते हैं, इस पृथ्वी पर लगातार बनी रहती हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी उनका अस्तित्व पृथ्वी पर बना रहता है। इसकी जनसंख्या में वृद्धि भी होती है, साथ ही साथ में क्या होता है, उनके जो अस्तित्व पृथ्वी पर बना रहता है, उनकी जनसंख्या में वृद्धि भी लगातार होती रहती है। एग्जाम्पल के रूप में अगर आप लोग देखें तो पल आयस्टर की एक मादा होती है, जो क्या करती है, एक बार में 10 लाख अंडे देती है। तो अपने जो आपका कह सकते हैं अपने पृथ्वी पर अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जो पल आयस्टर की एक मादा जो होती है वो एक बार में 10 लाख अंडे देती है। तो ये आपका पहला सिद्धांत है, कह सकते हैं पहला मुख्य बिंदु है डार्विनवाद का। तो इसे आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रख लेना। यह इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो आप लोग इसे जरूर अच्छे तरीके से ध्यान देंगे। दूसरा आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो आपका होता है अस्तित्व के लिए संघर्ष। डार्विनवाद का जो आपका दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है आपका अस्तित्व के लिए संघर्ष। तो इसमें क्या होता है, अस्तित्व के लिए संघर्ष किस प्रकार से होता है उसे हम लोग समझते हैं। तो होता यह है कि प्रत्येक प्राणी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है, और यह संघर्ष जो आपका होता है वो भोजन, आवास, साथी, जनन आदि के लिए हो सकता है। ठीक, अब कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी प्राणी हैं उन सभी को भोजन की आवश्यकता तो होगी ही। ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, भोजन की आवश्यकता होगी, आवास की आवश्यकता होगी, साथी की आवश्यकता होगी, और साथ ही में जनन की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि जनन के कारण ही उनका पृथ्वी पर अस्तित्व बना रहेगा। तो ये जो संघर्ष होता है अस्तित्व के लिए संघर्ष, ये आपका 3 प्रकार का हो सकता है, जिसके अंतर्गत आपका जो पहला संघर्ष होता है वो आपका हो जाएगा अंतःजातीय संघर्ष। यानी अंतःजातीय संघर्ष का मतलब क्या होता है, जब एक जाति के अंदर ही जो सदस्य होते हैं वो आपस में ही क्या करें, संघर्ष करें जीवन के लिए, तो उसे हम लोग कहते हैं अंतःजातीय संघर्ष। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, एक जाति के जो सदस्य हैं उनके बीच में ही संघर्ष हो रहा है। तो यहाँ पर आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे कि इसमें एक जाति के लिए के ही सदस्यों के बीच संघर्ष, जीवन संघर्ष जो होता है, क्योंकि सभी को जरूरतें जो होती हैं जैसे पोषण, जनन, आवास सामान्य होती हैं। यानी कहने मतलब ये है कि इसमें क्या होता है, एक जाति के ही सदस्यों के बीच संघर्ष होता है, क्योंकि जो सभी
जीव पाए जाते हैं हमारी पृथ्वी पर, उन सभी के लिए क्या क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, यानी कह सकते हैं कि क्योंकि सभी की ज़रूरतें क्या हैं, पोषण है, जनन है, आवास है, ये सभी क्या हैं, सबकी ज़रूरतें जो होती हैं समान होती हैं। यानी कि पृथ्वी पर रहने वाला प्रत्येक जीव, उसको भोजन की आवश्यकता पड़ेगी, जनन की भी आवश्यकता पड़ेगी पृथ्वी पर अस्तित्व बनाए रखने के लिए, और साथ ही में रहने के लिए आवास की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो मैक्सिमम सभी जीवों के लिए ये जो कह सकते हैं ज़रूरतें होती हैं सभी के लिए समान ही होती हैं। दूसरा जो आपका कह सकते हैं संघर्ष है, अस्तित्व के संघर्ष में जो दूसरा पॉइंट है वो आपका है अंतर जातीय संघर्ष। तो जैव समुदाय में अनेक जातियों के जीव पाए जाते हैं। ठीक, होता यह है कि जो हमारा जैव समुदाय है पूरी तरीके से देखा जाए तो उसमें अनेक जातियों के जीव पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका हाथी पाया जा रहा है, शेर पाया जा रहा है, इंसान पाया जा रहा है, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा आदि प्रकार की जातियाँ पाई जाती हैं हमारी पृथ्वी पर। तो होता यह है कि पोषण के लिए क्या करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर जब करते हैं हम लोग, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अंतर जातीय संघर्ष कहते हैं। जैसा कि मान लीजिए आप लोग जो शेर होता है वो किस पर कह सकते हैं कि मांस वगैरह खाने के लिए क्या करता है, वो हिरन का शिकार करता है। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो शेर होता है वो हिरन पर निर्भर करता है अपने पोषण के लिए। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि पोषण के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ऐसे ही पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं सभी किसी न किसी पर निर्भर करते हैं। तो अगला जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका वातावरणीय संघर्ष। तो ये वातावरणीय संघर्ष किस प्रकार से होता है, अब इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो यह संघर्ष जो होता है सबसे महत्वपूर्ण संघर्ष होता है, क्योंकि होता ये है कि पृथ्वी पर जो वातावरण पाया जाता है वो क्या करता है, जीवों को प्रभावित करता है। ठीक, अब मान लीजिए जो पृथ्वी पर जो वातावरण है उसके अनुसार अगर जीव उसको क्या कर सकता है, या कह सकते हैं कि जीव के अनुकूल होता है। जो पृथ्वी पर वातावरण पाया जा रहा है अगर जीव उसके अनुकूल होता है तो पृथ्वी उसे जीवन कह सकते हैं जीवन प्रदान करता है। अगर वो क्या करेगा कि उसके अनुकूल नहीं होगा, प्रतिकूल हो जाएगा, तो क्या होगा, पृथ्वी से वो विलुप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर यही चीज़ लिखी गई है कि यह संघर्ष सबसे महत्वपूर्ण है जो जीवों को प्रभावित करता है। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से वातावरणीय कारक जीवों को प्रभावित करते हैं, जैसे कि वर्षा, ताप, प्रकाश आदि। ठीक, अब मान लीजिए कोई भी ऐसा जीव है जो इन सभी चीज़ों को नहीं झेल पा रहा है, तो क्या होगा, पृथ्वी से वो समाप्त हो जाएगा। तो जो इसके अनुकूल रहता है वो पृथ्वी पर जीवित रहता है, और जो इसके अनुकूल नहीं हो पाते हैं वो पृथ्वी से नष्ट हो जाते हैं। तो यही पॉइंट आपको समझना था। तीसरा पॉइंट क्या है, वो आपका है तीसरा जो आपका कह सकते हैं डार्विनवाद का मुख्य बिंदु है वो है आपका प्राकृतिक विभिन्नताएं। तो यह प्राकृतिक विभिन्नताएं क्या होती है इसको समझ लीजिए कि एक ही जाति के दो जीव कभी कभी समान नहीं हो सकते। यानी कहने मतलब ये है कि एक ही जाति के दो जीव होते हैं वो कभी समान नहीं हो सकते, यानी कि एक जैसे नहीं हो सकते हैं। यहाँ तक कि माता पिता की जो सभी संतानें होती हैं वो भी अलग अलग होती हैं। इनमें पाई जाने वाली विभिन्नताओं को ही हम लोग क्या कहते हैं, डार्विन की विचलित विभिन्नताएं कहते हैं। ठीक, विभिन्नताएं जैव विकास का महत्वपूर्ण घटक हैं, इसके बिना जैव विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ठीक, तो डार्विन ने बताया कि जो विभिन्नताएं होती हैं वो जैव विकास का सबसे महत्वपूर्ण घटक है और इसके बिना जैव विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो यह प्राकृतिक विभिन्नताएं, इस प्रकार से आपका तीसरा जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो भी क्लियर हो गया। अब डार्विनवाद का जो चौथा इंपॉर्टेंट आपका मुख्य बिंदु है वो है आपका प्राकृतिक वर्ण या फिर योग्यतम की उत्तरजीविता। तो इसे भी हम लोग पढ़ चुके थे पिछले वीडियोस में भी, लेकिन इसमें भी आपका दे दिया गया है, तो यहाँ पर भी हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि ये भी आपका जो डार्विनवाद है उसका एक मुख्य बिंदु है। तो इसमें क्या होता है, प्रकृति विभिन्नताओं का चयन करती है, यानी प्रकृति जो होती है, वातावरण जो होता है वो क्या करता है, विभिन्नताओं का चयन करती है। जाति का अस्तित्व प्रकृति के चयन पर निर्भर करता है, यानी कोई भी जाति अगर पृथ्वी पर रह रही है तो उसका जो अस्तित्व है वो पृथ्वी पर रहेगा कि नहीं रहेगा, वो पृथ्वी इस कह सकते हैं जो प्रकृति है वो चयन करती है। तो वह जातियाँ जिनका चयन प्रकृति करती है, यानी कहने मतलब ये है कि वह जातियाँ जिनका चयन प्रकृति करती है वह विकसित होती है हमारी पृथ्वी पर, तथा वह जातियाँ जिनका प्रकृति चयन नहीं करती है वो धीरे धीरे करती हैं, लुप्त हो जाती हैं पृथ्वी से। तो डार्विन ने इस प्रक्रिया को क्या कहा था, डार्विन ने इस प्रक्रिया को प्राकृतिक वर्ण कहा। जबकि एक और वैज्ञानिक थे आपके हर्बर्ट स्पेंसर, तो इन्होंने इसको क्या कहा था, इन्होंने इसका नाम दे दिया था योग्यतम की उत्तरजीविता। तो इसी प्रकार से इसका नाम पड़ गया प्राकृतिक वर्ण या फिर योग्यतम की उत्तरजीविता। अब इसके अंतर्गत आपका जो लास्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसे हम लोग समझ लेते हैं कि जो हमारा लास्ट डार्विनवाद का जो लास्ट मुख्य बिंदु है वो है आपका नई जातियों की उत्पत्ति, यानी कि नई जातियों की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है उसे हम लोग समझ लेते हैं। तो इसमें ये चीज़ आपको लिखनी है कि जो जीव योग्य होते हैं उनमें उपयोगी विभिन्नताएं वंशागत होती रहती हैं। हजारों वर्ष बाद भी ये विभिन्नताएं एक साथ मिलकर एक नई जाति का विकास करती हैं और ये चक्र जो होता है लगातार चलता रहता है। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो आपका चक्र होगा लगातार चलता रहेगा और चक्र के चलते के साथ ही साथ में ही आपका जो जीव होता है उसमें विकास होते रहते हैं। और जब बहुत ज़्यादा विकास हो जाता है तो वही क्या करता है, जो विकास जो होता है वही आपका नई जाति के रूप में उत्पन्न हो जाता है। तो इसी प्रकार से हमारी पृथ्वी पर नई जातियों का उत्पत्ति या कह सकते हैं नई जातियों का विकास होता है। तो ये डार्विनवाद के जितने भी आपके मुख्य बिंदु थे सभी मुख्य बिंदुओं को हमने आपको बता दिया है। तो आप लोग इसे जरूर ध्यान दे देना सभी मुख्य बिंदुओं पर, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आता है। अब जैव विकास का जो आपका तीसरा सिद्धांत था वो आपका था
था? उत्परिवर्तनवाद। तो उत्परिवर्तनवाद को हम लोग समझ लेते हैं, यानी कि जो विकास की जो क्रियाविधि होती है वो उत्परिवर्तनवाद के द्वारा ही होती है। तो डार्विन ने क्या बताया था कि डार्विन ने विकास की क्रियाविधि का आधार विभिन्नताओं को माना था। यानी डार्विन का मानना ये था कि जो हमारी पृथ्वी पर विकास हो रहा है उसका जो आधार है वो विभिन्नताएं हैं, लेकिन यह खुद नहीं बता पाए, लेकिन वो यह बात नहीं बता पाए कि जो विभिन्नताएं होती हैं ये आती कहाँ से हैं। तो इसको बताने के लिए एक और वैज्ञानिक है जिनका क्या नाम था, इनका नाम था ह्यूगो डी व्रीज। तो जो इनके बाद जो ह्यूगो डी व्रीज नामक वैज्ञानिक आए तो इन्होंने क्या किया, इवनिंग प्राइमेज पर काम करके उत्परिवर्तनवाद सिद्धांत प्रस्तुत किया, यानी कि उत्परिवर्तन जो सिद्धांत था उसको प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार उन्होंने बताया कि इसके अनुसार अनुवांशिक पदार्थ में आए बदलाव के कारण जीव लक्षण प्रारूप में ही बड़े परिवर्तन होते हैं। ठीक, यानी कहने का मतलब ये है कि जब अनुवांशिक पदार्थ में कोई भी परिवर्तन आता है तो जीव के लक्षण में भी बड़े परिवर्तन हो जाते हैं, और उस परिवर्तन को ही हम लोग क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। और ये जो परिवर्तन होता है कह सकते हैं बहुत ही अचानक होता है। ठीक, तो उत्परिवर्तन कहते हैं। और यह जो सिद्धांत होता है उत्परिवर्तन का, इसे हम लोग उत्परिवर्तनवाद कहते हैं, और इसके अनुसार उत्परिवर्तन विकास से ही होता है। यानी कहने मतलब ये है कि जो उत्परिवर्तन होता है उससे फिर विभिन्नताएं आती हैं। ठीक, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं जो विभिन्नताएं होती हैं, जो डार्विन ने बताया विभिन्नता के बारे में, और वहीं पे ह्यूगो डी व्रीज ने उत्परिवर्तन के बारे में बताया, तो उनमें अंतर क्या होता है उसे हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है क्वेश्चन इस प्रकार से। विभिन्नता हम लोग कह सकते हैं कि अंतर स्पष्ट करने के लिए पूछ सकता है आपका विभिन्नता और उत्परिवर्तन के बीच में। तो जीव के लक्षण प्रारूप में जो छोटे परिवर्तन होते हैं और जो अनुवांशिक होते हैं उसे विभिन्नता कहते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जीव के लक्षण प्रारूप में जो छोटे परिवर्तन होंगे उसे हम लोग विभिन्नता कहेंगे, और ये जो आपके परिवर्तन होते हैं कैसे होते हैं, अनुवांशिक होते हैं, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने वाले होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विभिन्नता कहते हैं। वहीं पर उत्परिवर्तन की बात करें, यानी उत्परिवर्तन की बात करें, तो जीव के अनुवांशिक पदार्थ में और लक्षण प्रारूप में जो बड़े परिवर्तन होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक, तो लक्षण प्रारूप में जो छोटे परिवर्तन होंगे उसे हम लोग विभिन्नता कहेंगे, जो बड़े परिवर्तन होंगे उसे हम लोग उत्परिवर्तन कहेंगे। अगला जो आपका पॉइंट है वो है विभिन्नता एक निश्चित दिशा में होता है, यानी जो विभिन्नता होती है उसकी एक निश्चित दिशा होती है। और वहीं पर हम उत्परिवर्तनवाद की बात करें तो जो उत्परिवर्तन होता है वो दिशाहीन होता है, यानी कि इसकी कोई भी निश्चित दिशा नहीं होती है। इसमें होता है, इसमें विकास क्रमबद्ध होता है, यानी कि इसके बाद क्या कह सकते हैं, क्रम के अनुसार विभिन्नताओं में जो विकास होता है इस प्रकार से होता है। लेकिन अगर हम लोग उत्परिवर्तन की बात करें तो इसमें विकास अचानक होता है और बड़ा विकास होता है। ठीक, उसका जो आपका लास्ट पॉइंट है इसका, इनमें जो विकास होता है वो धीरे धीरे होता है, और इनमें विकास बहुत तेज़ी से होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया अचानक होता है विकास और बहुत ही बड़ा होता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि इसमें विकास तेज़ी से होता है। तो यहाँ तक आप लोगों ने जो तीनों सिद्धांतों को अच्छे तरीके से समझ लिया है। वह एक और सिद्धांत होता है, इसका नाम आपका होता है हार्डी बीनवर्ग का सिद्धांत। तो उसे भी अब हम लोग को समझना है। तो इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हार्डी, और एक जर्मन वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बीनवर्ग। तो उन्होंने दोनों ने मिलकर के एक सिद्धांत दिया जिसका नाम क्या था, हार्डी बीनवर्ग का सिद्धांत। ठीक, तो हार्डी बीनवर्ग ने क्या बताया कि स्पष्ट किया गया उनके द्वारा कि जीन की आवृत्तियां जो होती हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी समान रहती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो जीन की आवृत्ति होती है वो पीढ़ी और पीढ़ी, यानी कह सकते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी कैसी होती है, समान रहती हैं, और इनमें किसी प्रकार की अनुवांशिक परिवर्तन नहीं होते हैं। ठीक, इनमें क्या होता है, अनुवांशिक परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा पॉइंट है इसमें किसी भी प्रकार के जीन उत्परिवर्तन नहीं होता है। तीसरा पॉइंट है प्राकृतिक वर्णन नहीं होता है। ठीक, तो सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। हार्डी बीनवर्ग ने एक गणितीय समीकरण की सहायता से समझाया जिसे हम लोग हार्डी बीनवर्ग का सिद्धांत कहते हैं। ठीक, तो वो समीकरण इस प्रकार से आपका p² + 2pq + q² = 1। तो इस प्रकार से आप लोग लिख देना, हार्डी बीनवर्ग का अगर सिद्धांत आता है तो आप लोग इस प्रकार से लिख देना, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और यही जो सिद्धांत होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, हार्डी बीनवर्ग नियम का समीकरण कहते हैं। अगला जो आपका पॉइंट है, इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है, इसके बाद में फिर एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का बचेगा आपका, वो आपका होता है विकास। यानी कि जो कह सकते हैं जो मानव है हमारी पृथ्वी पर, उनका विकास किस प्रकार से हुआ है, बंदरों से किस प्रकार से हमारा विकास हुआ है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक रहेगा उस वीडियो का। तो ये आपका वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का वो है आपका संस्थापक प्रभाव। तो जब लोगों का एक छोटा समूह जिसे संस्थापक समूह कहते हैं। ठीक, कहने मतलब ये है कि कोई भी लोगों का जो समूह होता है, छोटा समूह, उसे हम लोग संस्थापक समूह कहते हैं। जब वो क्या करे, अपने स्थान से, यानी जो प्राचीन स्थान पर जहाँ पर भी वो रहता है वहाँ को अगर छोड़ करके नए स्थान पर जाता है तो उसे नए स्थल की आबादी में विभिन्नता हो सकती है। यानी कहने मतलब ये है कि अगर आप लोग इंडिया में रहते हैं और जाएंगे चाइना में या फिर कह सकते हैं अमेरिका इंग्लैंड में जाएंगे तो वहाँ पर आप लोगों को कुछ विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी। जो आबादी वहाँ पर होगी तो वहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि अमेरिका वगैरह में बहुत सारे लोग जो होते हैं बहुत ही गोरे होते हैं और यहाँ के मुकाबले में बहुत गोरे होते हैं। तो उस प्रकार से कह सकते हैं कि जो उनकी आबादी होती है उनमें कुछ विभिन्नताएं होती हैं।
तो उसकी आबादी में नए जीन की उत्पत्ति को ही हम लोग संस्थापक प्रभाव कहते हैं। और उदाहरण के रूप में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, दूर स्थित द्वीपों पर नई जाति का जब विकास होता है तो आपका संस्थापक प्रभाव के अंतर्गत ही होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।